मैं हूं सौरभ सिंह और आज अपने इस पॉलिटी के वीडियो में हम बहुत सारे MCQs करेंगे। उन सारे क्वेश्चंस का सारा जो हमने आज तक पढ़ा है अपने पिछले वीडियोस में, उनका आज हम करेंगे रिवीजन। और इस रिवीजन के माध्यम से हम अपनी तैयारी को परखेंगे, देखेंगे कि अभी तक हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कामों को किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया? तो कंपनी के जो कार्य थे वो दो भागों में बांट दिए गए। एक तो व्यापारिक कार्य और दूसरे राजनीतिक कार्य, यानी चूँकि उसके पास जो कंपनी के पास जो यहाँ पे राज्य है उनको देखने के लिए राजनीतिक कार्य। तो पहले दोनों चीज़ों को देखने के लिए होती थी। तो ये ऑप्शन जो है 1833 का अधिनियम, 1831 में तो कोई अधिनियम ही नहीं आया है। 1861 का सेटलमेंट एक्ट था। तो इसमें सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य जो थे वो पिट के इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा उनको बांटा गया था। तो 1784 में जो पिट का इंडिया एक्ट आता है उसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कामों को अलग कर दिया जाता है। और चूँकि व्यापारिक और राजनीतिक कामों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में बैठी हुई थी कंपनी की संस्था, तो इसके जो व्यापारिक कार्य थे वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखेगा, लेकिन उसके अलावा जो राजनीतिक कार्य थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा, लेकिन उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठा दिया गया संसद द्वारा। वहाँ की इंग्लैंड की संसद ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया कि अब सुपरविज़न करेगी, वो इनके कामों को देखेगी, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। तो यह चीज़ बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 एक महत्वपूर्ण एक्ट है। हालांकि यह पहला एक्ट है जब ब्रिटिश संसद ने कुछ अंग्रेज़ों के भारतीय शासन के लिए कुछ नियमित करने का जो कदम था वो पहला कदम था, प्रथम कदम था। यहाँ अंग्रेज़ों ने पहली बार एक एक्ट पारित किया। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनाया। और उसमें सर एलिजा इम्पे जो थे, सर एलिजा इम्पे यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश उसके बने। और बंगाल का जो इस एक्ट के द्वारा कई सारी और भी व्यवस्थाएं थीं। इसके द्वारा जो गवर्नर जनरल था, 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, एक बम्बई प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बंगाल की प्रेसिडेंसी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों का मुख्य बना दिया गया गवर्नर जनरल जो बंगाल का था। ऐसे सिर्फ गवर्नर, चूँकि हर तीनों जगह के जो वो होते थे मुखिया, उन्हें गवर्नर कहते थे। तो अब बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करता था, जनरल होने का मतलब इन दोनों का या मुखिया हो गया, यह सर्वोच्च हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? यानी शुरुआत में जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इस तरीके से शुरुआत में लिखा है हम भारत के लोग। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि हम भारत के लोग अगर संविधान को पावर दे रहे हैं तो पावर जो है भारत के लोगों में निहित है, और संप्रभुता जो है वो अभी भारत के लोगों में निहित है। अर्थात संविधान की ताकत का, पावर का स्रोत भारत के लोग हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत शब्द कितनी बार आया? तो भारत शब्द जब आप पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका, तो उसमें लिखा होगा हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत शब्द 2 बार आता है। बी जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ बांटी गई थीं वो बांटी गई थीं 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया? केंद्र और राज्यों के बीच पावर्स बांट दी गई, और उन पावर्स में अवशिष्ट शक्तियों की भी व्यवस्था रखी गई। केंद्र में केंद्र सूची रखी गई और इधर
रखी गई। राज्य सूची, इसके अलावा एक समवर्ती सूची भी थी, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो वर्तमान में राष्ट्रपति के पास हैं वो दे दी गई गवर्नर जनरल को। अब देखते हैं 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। तो 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में उत्तरदायी शासन, हायर कमीशन की नियुक्ति, प्रांतों में स्वायत्तता। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन था वह तो 1919 के अधिनियम से शुरू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, तो यह सही नहीं है। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, तो आंशिक उत्तरदायी जो व्यवस्था थी वो 1919 में शुरू की गया था, यानी प्रांतों को कुछ आज़ादी दी गई थी। प्रांतों में स्वायत्तता, तो यह बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों को प्रांत संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची बना के राज्य सूची पे काम करने के लिए प्रांतों को अधिकृत किया गया। उसके अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिलता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के वो मिलता है 1784 के पिट के इंडिया एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक व्यवस्था दी होती कि गवर्नर जनरल जो है वह जो निर्णय करेगा वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा। उसकी जो परिषद है, उसकी परिषद में लोग होंगे 4, और गवर्नर जनरल अपनी परिषद के उसमें बहुमत से निर्णय करेगा। बहुमत से निर्णय करने की व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट में दी जाती, और मुकर नहीं सकता है गवर्नर जनरल। अगर इसमें से 3 लोग एक तरफ हो जाएं तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता था। वारन हेस्टिंग्स बहुत इन चीज़ों से दुखी था, उसने कई बार रिक्वेस्ट भी की थी। इस मामले में काफ़ी झगड़े भी हुए परिषद में। इसकी वजह से 1784 में जो पिट का इंडिया एक्ट आया उसमें इस चीज़ को बदल दिया गया, और उसके बाद बहुमत का अधिकार हटा के गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। यानी अगर समिति जो है, उसकी परिषद जो है, उसके खिलाफ भी निर्णय दे दे तब भी वह उसे अस्वीकार कर सकता था। अगला देखते हैं, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार कहा जाता है 1909 के अधिनियम को। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो लॉर्ड मिंटो जो थे भारत सचिव थे, और लॉर्ड मार्ले जो थे वो भारत के लॉर्ड मार्ले जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इन सुधारों का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता। तो पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कहीं से नहीं हुई थी। युद्ध में सहयोग देने हेतु तैयार करने की बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि 1909 चल रहा है, युद्ध चल ही नहीं रहा है। और भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऐसा तो उनका उद्देश्य नहीं था। वर्तमान में वो चाहते थे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, फूट डालो और राज्य करो की नीति को बढ़ावा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता उस समय बढ़ने लगी थी। इसलिए उन्होंने फूट डालो राज्य करो के लिए हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था बना दी। मुस्लिमों को अलग कैंडिडेट खड़ा करने और अलग इलेक्शन करने की व्यवस्था दी ताकि फूट पड़ जाए। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल में किसके द्वारा लाया गया था? तो अभी बात की मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। उसके आगे, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो संवैधानिक प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए कौन सा नहीं है? तो हम देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण जो है सब नौकरी में, वह भी है। विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति है तो आरक्षण, यानी हमारी संसद में जो आरक्षण होता है कैंडिडेट को। समान कार्य है समान वेतन, यह भी सामाजिक न्याय है। बाल श्रम निषेध, तो यह भी एक तरीके से सामाजिक न्याय ही है। वैसे बाल श्रम निषेध को अगर इसमें सही टिक करना तो ये है, लेकिन काफ़ी हद तक सारे क्वेश्चन इसके सारे ऑप्शन सही हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता जो है पहले में आता है संघ राज्य, दूसरे भाग में आता है नागरिकता, तीसरे में आता है मूल अधिकार। तो हम दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों की चर्चा है।
पहले में 1 से 4 तक, और फिर 5 से 11 और 12 से 36 तक तीसरे भाग में मूल अधिकारों की चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं, यानी जब भारतीय संविधान सभा जो बनी तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थीं, तो वो थीं ऑप्शन ए 15 सदस्य थीं इसमें। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो भारतीय संविधान सभा के बारे में आपको पता ही है। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में कुछ डेट याद रखना, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, और पहली बैठक में 9 दिसंबर के दिन जब बैठक हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको चुना गया अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद 11 दिसंबर को जब बैठक होती है दूसरी, तो 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद जब बैठक होती है तो उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें चुना जाता है स्थायी अध्यक्ष। और उसके बाद जब 13 दिसंबर की बैठक होती है तो 2 दिन बाद, तो 13 दिसंबर की बैठक में उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसे ही कुछ संशोधनों के साथ वर्तमान उद्देशिका में बदल दिया गया। तो ये थी महत्वपूर्ण डेटें, याद रखिएगा इनको। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, तो अभी हमने बात की 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके आगे देखते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो चूँकि उस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा तो उन्होंने ही की थी। भारत की संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति जो था इसको ड्राफ्ट बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो समिति थी वह यही समिति थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसमें इनके अलावा 7 और सदस्य थे, तो 7 सदस्यीय यह समिति थी। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, तो इसमें संविधान पांडुलेखन में मोहम्मद सादुल्ला थे, के मुंशी थे, ए.के. अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी 7 लोग इस प्रारूप समिति के सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, तो प्रस्तावना में एक शब्द और जुड़ा था अखंडता, एकता या अखंडता जिसको कह सकते हैं। तो 3 वर्ड जोड़े गए, एक थे समाजवादी, एक था धर्मनिरपेक्ष और दूसरा अखंडता। तो 3 वर्ड 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। इंदिरा गांधी सरकार के समय में संविधान में संशोधन किया गया और उसमें ये 3 वर्ड प्रस्तावना में जोड़े गए। याद रखिएगा कि इस प्रस्तावना में सिर्फ अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वह है 42वां संविधान संशोधन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है क्योंकि संविधान में बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा हमारे संविधान में जोड़ दी गई। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है, तो प्रस्तावना का ऐसा प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को, यानी जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं, पहले यह एज 21 साल थी वोट डालने की, वयस्क नागरिकों की जो परिभाषा थी पहले 21 साल थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा यह आय घटाकर 18 साल कर दी गई। तो जो वोट डालने का अधिकार है सबको, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा प्रजातंत्र, यानी सबको वोट डालने का अधिकार, डेमोक्रेसी। 2 शब्दों से डेमोक्रेसी बनता है, डेमोस प्लस क्रेसिया। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो स्पष्ट रूप से घोषणा इसके पहले नहीं थी।
वास्तव में संविधान, मूल संविधान में अगर देखें तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें इस चीज़ की कहीं चर्चा ही नहीं थी। इसके संबंध में अप्रत्यक्ष रूप से कई जगह व्यवस्थाएं दी गई थी, उनके आधार पे यह कहा जा सकता था कि हमारा जो संविधान है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन फिर जब 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से लिख दिया जाता है प्रस्तावना में कि अब भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष है। सीधे सीधे बातें लिख ही दी जाती हैं संविधान में। अगले पॉइंट पे आते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, एकता और अखंडता जोड़ा गया। वो एक ही वर्ड मानिए, यहाँ पे दोनों अलग अलग नहीं है, एकता या अखंडता अनुवाद में करेंगे। तो गुट निरपेक्ष जो है ये नहीं जोड़ा गया। गुट निरपेक्ष एक विचारधारा थी जवाहरलाल नेहरू की। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। हालांकि कुछ अनुच्छेद जो थे वह 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। और इस डेट को लागू होने के कारण इस डेट को संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो सब प्रस्तावना में जो थे शब्द, उनमें अगर देखें तो इसमें समाजवाद दिया हुआ है, बाकी ये नहीं। लोकतांत्रिक, न्याय और राजनीतिक ये शब्द सारे पहले से थे, तो इसमें समाजवाद राइट आंसर है। सामाजिक समता का अर्थ क्या है? दमन का अभाव, बिल्कुल नहीं। अवसरों का अभाव, अवसर ही नहीं मिलेंगे तो समता कहाँ से आएगी, यह भी गलत। भेदभाव का अभाव, बिल्कुल सही आंसर है, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। विषमता का अभाव तो वह तो वही बात हो गई, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक समता का अर्थ यही है। आगे देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती, लौकिक अर्थात लोगों की प्रभुसत्ता है यहाँ पे। तो लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती हम भारत के लोग शब्दों से। तो जब आप प्रस्तावना को याद करेंगे तो उसकी शुरुआत ही होती हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो हम भारत के लोग से उसकी शुरुआत ही होती है। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, इसका मतलब फिर बाकी जो बचे वो छूट जाएंगे, तो यह नहीं हो सकता। कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, बिल्कुल सही। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, तो यह भी कल्याणकारी, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य की बात थोड़ी ही है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ऑप्शन बी सही है। गणतंत्र है, गणतंत्र पिछले वीडियो में ही हमने चर्चा की। गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य? कतई नहीं। लोकतांत्रिक राज्यों में भी यह जरूरी नहीं कि गणतंत्र हो, इसका बहुत सीधा है एग्जाम्पल इंग्लैंड या ब्रिटेन है। अध्यक्षीय पद्धति वाला शासन वाला राज्य, तो अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, तो इन दोनों में हो सकता है गणतंत्र। लेकिन असली गणतंत्र की परिभाषा यही होती है कि वो ऐसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो उद्घाटन पहला 9 दिसंबर 1946। तो याद रखिए सच्चिदानंद सिन्हा। अगला, संविधान सभा की, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर सिर्फ अध्यक्ष पूछ दिया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे अस्थायी। प्रांतीय सभा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह सरदार पटेल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान सभा के, संघ शक्ति समिति के मुखिया थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन, यानी पहले दिन के जो अधिवेशन, फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मैंने पहले बताया डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा। अगला है संविधान सभा के का पहला सत्र हुआ था, यानी पहला सत्र कब हुआ था, फर्स्ट सेशन तो हुआ था 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके आगे भारत की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष अभी बात की है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे BN राव। तो संवैधानिक सलाहकार क्या होता है, जो विधायी मतलब कानूनी मामलों में सरकार को सलाह दे। तो संविधान सभा जैसे वर्तमान में महान्यायवादी होता है, वैसे ही उस समय संवैधानिक सलाहकार होता था। उसके लिए डॉक्टर BN राव जो कि एक कानूनविद थे उनको चुना गया। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया गया, तो ये डॉक्टर BN राव ने ही तैयार किया था। प्रारूप जो था वो डॉक्टर BN राव द्वारा ही तैयार किया गया था, जो कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान नहीं है, तो सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान कौन सा नहीं है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है सरकारी नौकरी। विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति है तो आरक्षण, विधायिका अनुसूचित जाति जनजाति है समान कार्य समान वेतन, बाल श्रम निषेध, तो बाल श्रम निषेध। ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गए हैं तो इनको हटा देते हैं। अब देखते हैं संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी 7। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो 9 दिसंबर 1946। उसके अलावा निम्न में सामाजिक न्याय से संबंधित अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो संविधान की आत्मा ज़्यादातर सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के, उद्देशिका जो है सभी लोगों ने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान की कुंजी है, संविधान की आत्मा है, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर एक व्यक्ति ने आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। संवैधानिक उपचारों के ये जो अनुच्छेद 32 द्वारा जो व्यवस्था दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के हनन को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत कहा जाता है और वो उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। बाकी अगर अन्य ऑप्शन आए सिर्फ आत्मा कहा जाए तो आप उद्देशिका लगाएंगे, अगर कहा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे आत्मा कहा है संविधान की तो आप लगाएंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत को। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता तो जनता में निहित है। निम्न में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, तो 2 शब्द अगर चुनने हो तो हम चुनेंगे इसमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि यह 2 शब्द हैं जो जोड़े गए। इसके अलावा अखंडता भी एक शब्द था जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो यह 3 वर्ड जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर आपको याद होगी तो लिखा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गणराज्य। तो चाहे प्रजातांत्रिक लिखा हो या लोकतांत्रिक लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो वही बात हो गई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सत्ता संपन्न एक ही बात है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र जनवादी यानी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक या जनवादी एक ही बात है, तो यह हो गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम किया गया था, सिर्फ एक ही बार हुआ है, बात हो चुकी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को कहा गया है लोकतांत्रिक
सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, तो यह चीज़ें सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक कहा गया है। अगला, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान स्वीकृत है जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो वह भी जनता में, भारत की जनता में। ऑप्शन डी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। सारे लोगों के इस पर साइन हो गए थे। उसके अलावा 26 नवंबर 1949 को काफ़ी सारे अनुच्छेद जो मेन थे वो सारे लागू भी हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से लागू से 26 जनवरी 1950 को इसलिए किया गया क्योंकि उसी दिन लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और स्वतंत्रता की डेट अब चूँकि बदल के 15 अगस्त 1947 हो चुकी थी, इसलिए कहा गया कि इतना मेमोरेबल डे है तो कुछ ना कुछ उस दिन रखा जाए, तो इसीलिए संविधान को उस दिन लागू किया गया और उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि उद्देशिका सबसे पहले अमेरिका के संविधान में लिखी गई और वहीं से फिर दुनिया के अलग अलग देशों में गई, वहीं से हमारे देश में भी गई। तो यूएसए के संविधान से हमारे देश में उद्देशिका ली गई है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरूबाड़ी वाद जो कि 1960 में आया, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके कुछ क्षेत्र को हम लोग लेना चाहते थे और असम का कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान को देना चाहते थे, इसलिए बेरूबाड़ी का फैसला 1960 में पैदा हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, इसके बारे में कभी फिर डिस्कशन करेंगे। तो बेरूबाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम कहा कि इस उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन जैसे ही अगला वाद जो था 1973 में जब यह तय हुआ, केशवानंद भारती केस आया 1973 में, तुरंत अपने फैसले को पलट दिया उसने सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि नहीं, संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन भी हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये एक और केस याद रखिएगा, ये है बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। SR बोम्मई का जो केस था यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें भी कहा गया कि हाँ, सच्चिदानंद जो ये केशवानंद जो भारती वाला केस था 1973 में, उसी के निर्णय को मान लिया गया। आज भी यही चल रहा है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, उसमें संशोधन हो सकता है या आज भी माना जाता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक समानता है, व्यक्ति की गरिमा है, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। तो प्रतिष्ठा की समानता नहीं है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है। तो इसमें हम सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय है, सामाजिक समानता नहीं दिया है। अगला है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? राजनीतिक सत्ता, तो वह है भारत की जनता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभु है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रीय है, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए सही आंसर होगा संघीय। संघीय शब्द का प्रयोग भारत की प्रस्तावना में नहीं है। भारत के संविधान में ही संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है, उसकी जगह पे एक ऐसे शब्द का प्रयोग है जिसे कहते हैं राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। संघ का, संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है संविधान में। तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द, तो वही बात है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसी एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? संघात्मक, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो भारत की प्रस्तावना का भाग नहीं है। लोकतांत्रिक, राजनीतिक, गणराज्य, समाजवादी सारे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? तो यह अखंडता जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है,
तो वह है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो प्रस्तावना में लिख दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो वो था गुटनिरपेक्ष, वह था गुटनिरपेक्ष। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने बहुत सारे MCQs किए। अगर इसमें कुछ छूट गए होंगे तो अगले वीडियो में उनकी पूर्ति कर दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, रिवाइज कीजिए, धन्यवाद।